अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हो गए थे, जिस वजह से हम ये क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम में। तो ताकि सब लोग वहाँ पर आ सकें और वो फिर लाइव स्ट्रीम वहाँ पर पड़ी रहेगी और आप लोग बाद में भी आकर उसे देख सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। मेरा नाम वसीम आबिद है और मैं आपको ये 6 दिन का इलस्ट्रेटर का कोर्स करवाऊंगा, क्रैश कोर्स। तो इसमें हम इलस्ट्रेटर को कवर करेंगे। अगर आप इलस्ट्रेटर को खोलेंगे तो उसकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो चलें हम पहले उसकी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जब आपका इलस्ट्रेटर ओपन होगा तो वो इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर प्रॉपर्टीज का, लेयर्स का और लाइब्रेरीज का एक पैनल होगा एंड दैट्स इट। और ऊपर भी, और यहाँ पर और कोई टूल्स नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर आए वर्क स्पेसिस में, यहाँ पे एसेंशियल्स लगा होगा और यहाँ पर आकर एसेंशियल क्लासिक को ओपन करेंगे तो ये इस तरह से इसमें आपको ये टूल्स और ये टूल्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम इस तरफ वाले टूल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इधर वाले टूल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद इनमें मोस्ट ऑफ द टूल्स कवर हो जाएंगे जो कि विंडोज़ में हैं। ये मोस्टली टूल्स विंडोज़ में, इधर वाले स्पेशली सारे टूल्स। और फिर हम व्यू में भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। और फिर हम टाइप में, ऑब्जेक्ट में, इनमें सब में इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़िलहाल फाइल की बात कर लेते हैं। तो फाइल में आप न्यू को ओपन कर सकते हैं, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी जो कि ऑलरेडी बनाई हुई हैं, प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं सॉफ्टवेयर के। तो उनको आप खोल सकते हैं। तो उनके अलावा आप ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से कोई फाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास हैं, तो आप उन्हें ओपन कर सकते हैं। ओपन रिसेंट में अगर आपको रिसेंटली कोई फाइल होगी तो वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसके आप प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं और आप सेव कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसका कोई नाम रख लूँगा, डायनेमिक डिज़ाइन, और मैं इस नाम से इसको सेव कर दूंगा। तो ये मुझसे ऑप्शन पूछेगा कि आप किस चीज़ में सेव करना चाहते हैं। तो मैं ऑफ कोर्स इलस्ट्रेटर सीसी के अंदर इसको सेव करना चाहूँगा। आपने इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं छेड़ना हो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप सिर्फ ओके प्रेस कर दें तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये आपको नाम के साथ शो हो रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद सेव एज कर सकते हैं। तो आप इसको दोबारा किसी और नाम से सेव कर सकते हैं। आप इसको सेव एज कॉपी कर सकते हैं। सेव एज टेम्पलेट करेंगे तो वहीं पर जहाँ से आपने न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स जो फोल्डर खुला था, ये वहीं पर जाकर सेव हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ है वो है एक्सपोर्ट। तो जब भी हम यहाँ पर कुछ बनाएंगे तो हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप अ, किस फाइल टाइप में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे जेपीईजी हो गया जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जेपीजी, और पीएनजी हो गया और एसवीजी हो गया। ज़्यादातर हम इनमें करते हैं। इनके अलावा भी अगर आपको फॉर्मेट्स चाहिए तो आप सेव एज में जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। इसमें पीडीएफ है, ईपीएस है, इलस्ट्रेटर की फाइल है, और डॉट एआईटी है, और डॉट एसवीजी यहाँ पर भी अवेलेबल है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास एक प्लेस का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले कोई इमेज है तो आप उसको लाकर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसको प्लेस एज टेम्पलेट करके ओके करेंगे तो ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगी और लॉक हो जाएगी इमेज। आप देख रहे होंगे कि आप इस इमेज को एडिट नहीं कर सकते और इसकी ओपेसिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और अगर आप कोई इमेज प्लेस करना चाहते तो आप प्लेस पे क्लिक करेंगे, उस इमेज को सिलेक्ट करके प्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाकर ड्रैग करेंगे
अपने माउस को तो वो इमेज उस जगह में प्लेस हो जाएगा। जी, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। फाइल में बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो अगर आगे ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह हम साथ साथ उनको कवर करते जाएंगे। तो इस तरफ वाले टूल्स में हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टूल अवेलेबल है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, क्योंकि सिलेक्शन टूल जो है उसमें एक तो बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, और उसके अलावा सिलेक्शन टूल जो है उसके काम इस तरह से हैं कि वो रोटेशन स्केलिंग वगैरह में तो यूज़ होता है, लेकिन अगर आप बाकी टूल्स की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टूल्स जो हैं वो सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स या शेप पर अप्लाई होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं। जो शेप सिलेक्टेड नहीं होंगे बाकी के टूल्स उन पर अप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो भी यहाँ पर आपको चेंज नज़र आ जाएंगे जब कोई चीज़ सिलेक्टेड होगी। जी, ये मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, तो इस तरह से होगा, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके अराउंड में एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी फंक्शनैलिटीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लाएंगे अपने कर्सर को तो वो बेंड हो जाएगा, इस ऐसे बेंड शो करेगा आपको। तो अगर आप क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये रोटेट करने लगेगा अपने मिडल एक्सिस के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट एंगल्स पर रोटेट करे तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, अब देखेंगे एग्जैक्ट एंगल्स पर रोटेट हो रहा है। ये देखें ऊपर एंगल्स चल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 45, देखें कर्सर के साथ साथ एंगल चलेंगे 90, 135, 180, और इसी तरह 225, 270, 315 एंड 0। ठीक है, तो इस तरह से ये आप इनको एग्जैक्ट जो एंगल्स हैं उनके ऊपर कर सकते हैं रोटेट, वरना अगर आप ऐसे करेंगे तो आप देखें रैंडमली आपके पास एंगल चेंज हो रहा होगा। तो अगर आप रैंडमली किसी एंगल पर इसको सेट करना चाहते हैं तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए आपको प्रिसीशन चाहिए। तो आप क्या करते हैं, मोस्टली शिफ्ट को प्रेस करते हैं ताकि वो एग्जैक्ट एंगल पर रोटेट हो। अच्छा, रोटेशन के बाद स्केलिंग है। आप यहाँ पर आएंगे तो ये इस तरह स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें आपका जो एरो है, यहाँ पर आएंगे तो देखें बैंड में यानी रोटेशन को शो कर रहा है, और यहाँ पर ये स्केलिंग को शो कर रहा है। अब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये स्केल अप करेगा, और क्लिक करके ड्रैग करेंगे मूव डाउन करेंगे स्केल डाउन करेगा। अब आप चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट ओरिएंटेशन में यानी इसकी जो शेप है वो चेंज ना हो, ओरिएंटेशन में कोई फर्क ना आए, सब कुछ सही से एक साथ जो है वो स्केल अप या स्केल डाउन हो रहा हो, तो फिर से आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो अब देखें, और इसी तरह स्केल डाउन में भी होगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट को छोड़ देंगे तो देखें यहाँ पर आप किसी तरह भी जहाँ भी आपका माउस जाएगा इसकी शेप चेंज होती रहेगी। यानी इसके जो साइज है लाइंस का, जो स्ट्रोक इसके अराउंड में है उनका साइज जो है वो चेंज होता रहता है। तो आप चाहते हैं कि चेंज ना हो, अकॉर्डिंग टू द बेसिक शेप रहे, तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद मूव, आप यहाँ पर साइडों पर कहीं पर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका एरो आ गया, यहाँ पर चेंज हुआ कर्सर, और यहाँ पर भी चेंज हुआ, यहाँ पर अब एरो वाला कर्सर आ गया। अगर आप यहाँ पे लाएंगे, अगर इसको कोई स्ट्रोक मिल जाएगा तो इसके नीचे इस तरह का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। तो आप देखेंगे कर्सर के नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि अब आप इसको क्लिक करके मूव कर सकते हैं। तो आप इसको जहाँ पर भी मूव करना चाहें आप इसको वहाँ पर मूव कर सकते हैं इजीली। अच्छा, उसके बाद एक और फंक्शन है इसका, ये फंक्शन है कॉर्नर विजेट्स का, और ये सिर्फ उन्हीं शेप्स पर अवेलेबल है जिनमें कॉर्नर्स होते हैं। जिनमें कॉर्नर्स नहीं होते जैसे कि सर्कल हो गया तो उन पर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे आएँ और क्लिक करके इसको ड्रैग करें तो ये देखें वो वाला कॉर्नर जो है वो बेंड हो जाएगा। अब ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ये बाउंडिंग बॉक्स है। अगर आप साइड पे क्लिक करेंगे तो आपको शेप सही से नज़र आएगी कि शेप का ये कॉर्नर जो है वो बेंड हो चुका है। और आप अगर इसी तरह से करेंगे
कि किसी एक को पकड़ के करेंगे तो सब कॉर्नर्स यहाँ पर बेंड हो जाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक आप कॉर्नर बेंड करें, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से ब्लू हो जाएगा। बाकी देखें ब्लू नहीं है और ये ब्लू है, तो आप इस पे ये देखें ये फंक्शन इस पे अप्लाई होगा। और फिर इसी तरह अगर आप इसको करना चाहते हैं अकेले को, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। सही है। तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल था, जिसमें हम रोटेशन देखा, हमने स्केलिंग देखा, और देखा कि किस तरह से हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ले लें और उसको सिलेक्ट करें। अब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई बाउंडिंग बॉक्स नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये बाउंडिंग बॉक्स है, और ये आप इसके ज़रिए से इसको रोटेट, स्केल, मूव कर सकते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं तो आप इसको रोटेट, स्केल और मूव नहीं कर पाएंगे। ऑल दो कॉर्नर विजेट्स आपको अवेलेबल हैं और आप उनको अब भी उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से आप करना चाहते हैं, लेकिन बाकी फंक्शंस जो हैं स्केल और रोटेट और मूव का, वो यहाँ पर नहीं है आपके पास। इसमें एज अ बाउंडिंग बॉक्स यानी होल शेप यहाँ पे मूव नहीं होगी। तो अब डायरेक्ट सिलेक्शन का काम ये है कि यहाँ पर एंकर पॉइंट्स होते हैं। हर शेप जो इलस्ट्रेटर में बनता है उसमें एंकर पॉइंट्स होते हैं। ये एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये आप देखें कि यहाँ पर एंकर पॉइंट है, एक यहाँ पर एंकर पॉइंट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये एंकर पॉइंट्स ही इस शेप को इस तरह से कायम रखे हुए हैं। अगर इनमें से एंकर पॉइंट्स रिमूव होंगे तो ये शेप का ये शेप जो है वो इस तरह से नहीं रह पाएगी और चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड के ऊपर डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब देखें उस एक एंकर पॉइंट के डिलीट होने से ये लाइन भी डिलीट होगी और ये लाइन भी डिलीट होगी। सिमिलरली अगर आप इस एंकर पॉइंट को भी डिलीट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक सिंगल लाइन रह जाएगी। तो इससे क्या हो सकता है कि आप एंकर पॉइंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं एक शेप के अंदर। इसके बहुत सारे काम हैं। अब अगर आप सिंगल एंकर पॉइंट की बात करें तो आपके पास मूवमेंट और ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप इसको मूव कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें और इसको ड्रैग करेंगे। ये देखें आप इस सिंगल कॉर्नर को यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि आप शेप को आराम से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आप इसको शेप को चेंज करना चाहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी कॉर्नर सेलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो देखें अब शेप चेंज हो गई है, और इसी तरह आप इनमें से कोई भी पॉइंट मूव कर सकते हैं। इसलिए ये याद रखिएगा कि जब अगर आपको एक एज शेप को एज अ होल मूव करना होता है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि आप सिलेक्शन को लेते हैं और इससे पूरे शेप को आप आराम से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शेप के एक पॉइंट को मूव करना है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से उस एंकर पॉइंट को जहाँ पर मूव करना चाहते हैं आप वहाँ पर उसको मूव कर सकते हैं। ये देखें, और ये सिर्फ इसी पर एप्लीकेबल नहीं है, और भी टाइप के शेप्स होंगे। तो जितने भी शेप्स क्रिएट होते हैं उनमें एंकर पॉइंट ज़रूर होते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एलिप्स की या सर्कल की। ये देखें जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एग्जैक्टली सर्कल बनेगा, वरना ये ओवल भी आप बना सकते हैं और जिस तरह से आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एग्जैक्ट सर्कल ही बनेगा। अच्छा जी, अब फिर से आप आ जाएं डायरेक्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर भी एंकर पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको नज़र आ रही है, वो ये है, ये हैंडल्स हैं। इनको कर्व हैंडल कहा जाता है, इसीलिए मैंने एक सर्कुलर शेप लिया ताकि आपको हैंडल्स के बारे में भी पता हो। तो इनसे आप हैंडल्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप क्लिक करके इसको मूव करेंगे तो ये हैंडल जो है वो इस तरह से शेप, आप इस हैंडल के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और आप अगर
इसको मूव करेंगे, घुमाएंगे, तो ये इस तरह से शेप को कंप्लीटली चेंज कर देगा। और आप जितने यहाँ पर कर्व हैंडल्स अवेलेबल हैं वो आप सारे मूव कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कर्व हैंडल सिर्फ कर्व्ड शेप्स पर ही अवेलेबल होंगे, यानी जो सर्कुलर होंगी उन शेप्स पर अवेलेबल होंगे या जिनमें कर्व्स होंगे। आगे जाकर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ओपन कर्व्स जो है वो ओपन पाथ में कर्व्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ये कर्व हैंडल सिर्फ वहीं पर अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से होता है कि जब आप डिफरेंट शेप्स बनाने लगते हैं तो आपको जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ती है। आप उनको एंकर पॉइंट्स को सिंगल सिंगल एंकर पॉइंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं अगर आप डिलीट करना चाहें तो। ये देखिएगा, अगर मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ तो ये देखेंगे शेप इसमें कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से आप ओपन जो एंकर पॉइंट्स हैं या क्लोज शेप के एंकर पॉइंट्स हैं, दोनों को आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने पूरे शेप को रोटेट करना है या मूव करना है या स्केल अप या स्केल डाउन करना है तो आप सिलेक्शन टूल को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप क्लिक करके डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक ओपन पाथ है जिसमें कर्व है, लेकिन इसमें भी कर्व हैंडल आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स पर आपको कर्व हैंडल्स अवेलेबल हैं। अगर आप इनको मैनिपुलेट करेंगे, इनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं और इनको रोटेट या मूव भी कर सकते हैं, जिससे पूरा शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर आप कहीं यहाँ वहाँ क्लिक कर देते हैं तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, तो आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स अब सिलेक्ट हो गए। अगर मैं इनको मूव करूंगा तो ये 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मूव होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप सिंगल पॉइंट को मूव करें तो आप सिंगल पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर ये सारे फंक्शंस उसी पर परफॉर्म होंगे और बाकी के पॉइंट्स इससे इफेक्ट नहीं होंगे। जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि सिलेक्शन टूल्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फंक्शंस वहीं पर अवेलेबल होते हैं या यूज़ होते हैं जो एंकर पॉइंट्स या जो पाथ सिलेक्टेड होते हैं। तो हम आगे को मूव करते हैं। तो उसके नीचे हमारे पास मैजिक वॉन्ड है। अगर आप इसको देखना चाहें तो मैजिक वॉन्ड का मोस्टली इतना ज़्यादा काम नहीं है हमारे पास, तो इसका जो है ज़्यादातर काम आपको इसी तरह से नज़र आएगा कि आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं जिस तरह के आप यूज़ करते हैं। तो जितनी शेप्स होंगी वो सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप उनमें कलर्स करना चाहें या कुछ, तो इस तरह से होता है कि जितनी शेप्स अवेलेबल होंगी कैनवस में तो वो सारी शेप्स को ही सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद लासो टूल है, उसका आप काम जानते हैं कि आप किसी भी शेप के अराउंड में वो शेप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। तो इन दोनों टूल्स के उतने ज़्यादा हमारे पास फंक्शंस नहीं होते जितना के सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन के फंक्शंस हैं हमारे पास। तो मोस्टली ये चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, बहुत कम यूज़ होती हैं। चलें इससे आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास है यहाँ पर पेन टूल। पेन टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल और इलस्ट्रेटर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स जो हैं उनमें से एक पेन टूल है। पेन टूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका काम क्या है, अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ओपन पाथ्स क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं, और ये इस तरह से कंटिन्यू रखेगा जब तक या तो आप पाथ को क्लोज कर देंगे तब छोड़ेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप पाथ को क्लोज ना करें और एक ओपन एंडेड पाथ बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे और आगे नहीं जाना, तो आप एस्केप को प्रेस करेंगे तो ये इसको छोड़ देगा, और फिर आप क्लिक करें और फिर से क्लिक एंड क्लिक और फिर से आप एस्केप को दबाएंगे तो ये फिर से छोड़ देगा। और आप देखें सिलेक्शन टूल, हम जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको सिलेक्शन टूल की इम्पोर्टेंस पता चलती जाएगी। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है वी। आप वी को प्रेस करेंगे, सिलेक्शन टूल आ जाएगा, तो अब आप इनमें से कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आप काम करना चाहते हैं। अच्छा, उससे आगे चलते हैं, दोबारा पेन टूल पे आते हैं। पेन टूल में एक और फंक्शन है कि आप क्लिक करें, फिर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर कर्व हैंडल्स बन जाएंगे।
और जिस तरह से आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आप, इतना बड़ा कर्व हैंडल बन गया। और यहाँ पर आकर आप फिर से क्लिक करें और ड्रैग करें तो फिर यहाँ पर एक कर्व हैंडल बनेगा, क्लिक ड्रैग, और एक यहाँ पर, और फिर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो अब देखिए आपके पास कर्वी शेप बनी है। अच्छा, हम फिर से पेन टूल को ले आते हैं, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग, क्लिक। तो आप इस तरह से इसमें कर्व्स को ला सकते हैं। आप क्लिक ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर क्लिक को रिलीज किए बगैर ड्रैग करेंगे तो कर्व हैंडल्स क्रिएट हो जाएंगे जो कि आपके पास जो शेप को कर्वी बना देंगे। अच्छा, इसमें एक और भी फंक्शन है, उसको भी हम देख लेते हैं। आप क्लिक करें, क्लिक और ड्रैग करें, और आप चाह रहे हैं कि ये वाला कर्व हैंडल यहाँ पर ना हो तो यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे तो ये कर्व हैंडल बंद हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो अब आप चाहते हैं ये कर्व हैंडल यहाँ पे ना हो तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि ये इस तरफ तो कर्व हैंडल बना है लेकिन इस तरफ कर्व हैंडल नहीं बना। अगर आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ले आएंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक कर्व हैंडल है और यहाँ पर भी एक कर्व हैंडल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी कर्व हैंडल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई कर्व हैंडल नहीं लगाया था। तो यहाँ पर एक कर्व हैंडल है और यहाँ पर भी एक कर्व हैंडल है, तो इस पूरी शेप के अंदर दो कर्व हैंडल है। तो इस तरह से आप कर्व हैंडल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आप दोबारा पेन टूल पे आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें पेन टूल है, इसमें ऐड एंकर पॉइंट टूल है, इसमें डिलीट एंकर पॉइंट टूल है और इसमें एंकर पॉइंट टूल है। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं हम ये किस तरह से काम करते हैं। इसको सही से समझने के लिए पहले मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब ऐड एंकर पॉइंट को ले आते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंकर पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे, लेकिन आपको क्लिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाथ के ऊपर करना है। अगर आप पाथ के अलावा क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। वो कहेगा प्लीज यूज ऐड एंकर पॉइंट टूल ऑन अ सेगमेंट ऑफ अ पाथ। तो ये सिर्फ पाथ के सेगमेंट के ऊपर वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे पाथ पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पर और कहीं पर भी क्लिक करता हूँ यहाँ वहाँ तो ये क्लिक नहीं करेगा या टूल्स को ऐड एंकर पॉइंट्स को ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब मोस्टली काम करते हैं इलस्ट्रेटर पर तो हम जूम इन और जूम आउट करते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है और ये पिक्सल फ्री होता है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम जूम इन या जूम आउट करके यहाँ पे काम करते हैं। तो आप आल्ट को की को प्रेस करेंगे और अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन होगा और फिर आप आराम से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर चाहें तो फिर आपको एंकर पॉइंट्स जो हैं आराम से लगा सकते हैं पाथ के ऊपर। और अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो आल्ट को प्रेस करेंगे और स्क्रॉल व्हील पे उसको नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। अगर आप फिट टू स्क्रीन करना चाहते हैं तो कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिलीट एंकर पॉइंट टूल्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आप उन्हीं एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं जो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप देखें जैसे जैसे आप एंकर पॉइंट्स को डिलीट करते जाएंगे तो ये शेप जो है चेंज होता जाएगा। तो ये सर्कल से इस टाइप की शेप में कन्वर्ट हो गया डिलीट एंकर पॉइंट टूल से। और अगर आप इसको भी डिलीट कर देंगे तो ये यहाँ पर आके लग जाएगा और इसको भी डिलीट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये भी इसमें कर्व हैंडल्स हैं, अगर इसके कर्व हैंडल ना होते तो ये एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास है एंकर पॉइंट टूल। अगर आप एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक करें तो एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, यहाँ पे आके क्लिक करें
और यहाँ पर आकर क्लिक करें तो ये देखें, इस पर भी क्लिक कर लें और इस पर भी क्लिक कर लें, तो जितने कर्व हैंडल्स खुले होते हैं एंकर पॉइंट टूल उन कर्व हैंडल्स को बंद कर देता है। दोबारा से देख लें, जब यहाँ पर एक ऐसा शेप होगा जिसमें कर्व हैंडल्स नहीं होंगे एंकर पॉइंट्स पर। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन लाएं और उस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई कर्व हैंडल शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्व हैंडल है ही नहीं। अब आप एंकर पॉइंट टूल को लेकर आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक कर्व हैंडल बन जाएगा। सिमिलरली क्लिक ड्रैग तो कर्व हैंडल बन जाएगा, क्लिक ड्रैग कर्व हैंडल बन जाएगा और क्लिक ड्रैग तो कर्व हैंडल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा शेप है जिसके अंदर आप कर्व हैंडल्स को क्रिएट करना चाहते हैं और वो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो आप एंकर पॉइंट टूल का यूज करके वहां पर कर्व हैंडल को ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ये देखें, इस टूल का फायदा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन को लाएंगे और फिर कर्व हैंडल पे क्लिक करेंगे तो पूरा कर्व हैंडल सिलेक्ट होगा, और अगर आप उसको मूव करेंगे तो पूरा कर्व हैंडल मूव होगा, यानी ये हैंडल भी मूव हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो ये वाला हैंडल है ये भी उसके साथ साथ मूव हो रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये सेकंड वाला हैंडल ये मूव ना हो, तो आप एंकर पॉइंट टूल को लाएं और इस पर क्लिक करें और इसको आप अकेले को मूव कर सकते हैं। इधर वाला एंकर हैंडल पॉइंट जो है एंकर पॉइंट का जो इधर वाला हैंडल है वो मूव नहीं होगा। इसी तरह सिमिलरली आप इसको मूव कर सकते हैं, ये देखें। तो आप इस तरह से अगर सिंगल कर्व हैंडल को मूव करना चाहते हैं तो आप एंकर पॉइंट टूल का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं तो हम दोबारा से शेप क्रिएट करते हैं। ये देखें, मैं दोबारा इसको बना लेता हूँ। अच्छा, अगर अब आप पेन टूल को ले आएंगे तो पेन टूल भी सिमिलरली यहाँ पर एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकता है, जिस तरह ऐड एंकर पॉइंट्स को ऐड करता है और डिलीट एंकर पॉइंट्स को डिलीट करता है। इसी तरह अगर आप सिंपली पेन टूल पर जाएंगे और अगर आप पाथ पे आएंगे तो ये पाथ के ऊपर आप यहाँ पर एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं इन अ सिमिलर फैशन, जिस तरह से ऐड एंकर पॉइंट टूल काम करता है। और सिमिलरली आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर पहले से कोई एंकर पॉइंट मौजूद होगा तो अगर आप उसके ऊपर पेन टूल को लाएंगे तो वो यहाँ पर आपको पेन टूल के नीचे माइनस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप क्लिक करेंगे तो वो एंकर पॉइंट वहां से डिलीट हो जाएगा। ये देखें, ये ऐड हो गया क्योंकि साइड पे था। तो ये देखें, अगर यहाँ पर होगा तो अब देखें ऐड दिखा रहा है, प्लस का साइन है, अब देखें तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन होगा तो आप क्लिक करें वहां से डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से शेप आ गई। सो द क्वेश्चन इज कि अगर पेन टूल ही एंकर पॉइंट्स को ऐड और डिलीट कर देता है तो हम फिर ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट टूल को बनाया ही क्यों गया या हम उसे क्यों यूज करें? तो उसका एक बेसिक रीजन ये है कि अगर मैं पेन टूल को लेकर आता हूँ तो मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो वो एंकर पॉइंट्स को ऐड करता है, लेकिन ऐड एंकर पॉइंट ऐसा नहीं करता। आप कहीं और क्लिक करेंगे तो वो एंकर पॉइंट्स को ऐड नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पाथ के ऊपर ही एंकर पॉइंट्स को ऐड करेगा। सिमिलरली डिलीट एंकर पॉइंट का जो ऑप्शन है वो भी ऐसा ही करेगा, वो कि जो एंकर पॉइंट्स अवेलेबल होंगे वो उनको डिलीट कर देगा सिलेक्टेड शेप में से। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि कभी कभी जब आप कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाते हैं जिसमें लाइंस ओवरलैपिंग होती हैं तो वहां पर पेन टूल का ये ऑप्शन जो है वो सही से वर्कआउट नहीं करता, उसमें ये ऐड एंकर पॉइंट या स्पेशली डिलीट एंकर पॉइंट का ऑप्शन शो नहीं करता। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली जाके डिलीट एंकर पॉइंट टूल को लाना पड़ता है ताकि आप वहां से उस एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकें। चलें जी, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास, नेक्स्ट टूल अवेलेबल है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल इज वेरी पावरफुल टूल। आप कर्वेचर टूल सिमिलर फैशन में वर्कआउट करता है जिस तरह से पेन टूल करता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कर्व्स को क्रिएट करता है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक क्लिक एंड क्लिक,
और उसके बाद इसमें ऑप्शन इस तरह से अवेलेबल हैं कि आप इनमें से किसी भी एंकर पॉइंट को यहाँ से इस पाथ के अंदर मूव कर सकते हैं जिस तरह से आप इसको मूव करना चाहें। तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसके साइज को डिक्रीज कर सकते हैं, आप इसकी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप इसे जिस तरह से भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसे उसी तरह से कि क्लिक करेंगे, क्लिक 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 एंड क्लिक, या तो एक क्लोज शेप बनाए। अब देखेंगे ये बिल्कुल सर्कुलर शेप बना है तो तब ये आपको छोड़ देगा, लेकिन अगर आप ओपन पाथ बनाएंगे तो ये देखें बिल्कुल पेन टूल की तरह ये कंटिन्यूस रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर आप रिलीज कर दें इसको, और क्योंकि आपको एक ओपन पाथ बनाना था कर्व, तो आप एस्केप को प्रेस करेंगे और ये इस तरह से ओपन पाथ क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसमें आप इसको मूव कर सकते हैं जिस तरह से आप इसको मूव करना चाहें। और अगर आप इनमें से कुछ पॉइंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर आप इस पॉइंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इसको फिर से एक पाथ के ऊपर लाएंगे तो ये ऐड पॉइंट्स का ऑप्शन दे रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट ऐड हो जाएगा। और अगर आप मूव करके फिर से आप उसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर कर्व नहीं बनाना चाहते हैं और आप यहाँ पर कॉर्नर्स बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसमें दो ऑप्शन हैं। पहला तो आप पहले ही डबल क्लिक करें, तो डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक एंड क्लिक। लास्ट वाले पे क्लिक करना है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप कॉर्नर्स बनाना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे तो कॉर्नर्स बनेंगे, और अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो कर्व्स बनेंगे। अच्छा, अब आपके पास एक शेप पहले से अवेलेबल है जो कि कर्वी है और आप चाहते हैं कि उसमें कॉर्नर्स बन जाए, तो सिमिलरली आप कर्वेचर टूल को ले आए और उस एंकर पॉइंट पे लाकर डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे कि उसमें से जो कर्व है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे डबल क्लिक कर लें और यहाँ पे भी डबल क्लिक कर लें तो ये देखें अब चारों कॉर्नर्स बन गए। इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है कि आप एक इलिप्स टूल से एक सर्कल बना लें और फिर आप कर्वेचर टूल को लें और अब भी ये उसी तरह से ही फंक्शन करेगा। आप डबल क्लिक करते हैं और जिस तरह से आप डबल क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो कॉर्नर्स में कन्वर्ट होता जाएगा। तो जितने भी इसके अराउंड में कर्व्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कर्वेचर टूल था। चलें आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास है टाइप टूल। टाइप टूल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली यहाँ पर ये सेक्शन और इससे नीचे वाला ये शेप्स के अराउंड में है, और टेक्स्ट और टाइप और ब्रशेस और शेप का क्रिएशन और रिमूवल। जो मेन मकसद है इलस्ट्रेटर का वो शेप्स को ही क्रिएट करना है, चाहे वो इलस्ट्रेशंस में हो, चाहे वो लोगो डिज़ाइन में हो, चाहे वो किसी भी टाइप के डिज़ाइन में हो। तो मेन जो काम है वो क्रिएट करना है डिफरेंट शेप्स को। तो इसलिए जितने भी टूल रिलेटेड होंगे शेप से, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और शेप्स के साथ हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और वो है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट टूल भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टी इज़ फॉर टाइप टूल। तो टाइप टूल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर इस तरह से बन जाएगा। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक सैम्पल टेक्स्ट लिखा होगा। आप इस सैम्पल टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं और आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग नहीं करना चाहते कि ये इतना बड़ा बाउंडिंग बॉक्स आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, जबकि टेक्स्ट हमारा
छोटा सा है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। दोबारा टाइप टूल लाएं और सिर्फ यहाँ पर एक बार क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉरम इप्सम लिखा हुआ है। तो आप इसको डिलीट करें और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं उसको लिख के, ये आपने लिख लिया। अब आप क्या करते हैं, आप या तो एक साइड पे क्लिक करें और अब आप कोई भी टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास ये सिलेक्टेड है और आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन टूल को लें, तो आप एस्केप को प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें, आप इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि आपके पास ये ऑप्शन होगा। अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स बड़ा होगा आपके पास। तो आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर डबल क्लिक करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस वाले बाउंडिंग बॉक्स में। इससे आप क्या कर सकते हैं, जब आप चेंज करेंगे, स्केलिंग करेंगे, तो आप जो है आपका बाउंडिंग बॉक्स बड़ा नहीं होगा, बल्कि टेक्स्ट का साइज जो है वो चेंज होगा। जब आप इसको यूज करते हैं तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, हमारे पास क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन फैमिलीज अवेलेबल होंगी। आप सिर्फ उनके ऊपर माउस ओवर ओवर करेंगे तो आप देखेंगे कि साइड में यहाँ पर आपका टेक्स्ट जो है वो चेंज होता रहेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का टाइप या टेक्स्ट वो फ़ॉन्ट फेस लेना चाहते हैं, आप उस तरह का फ़ॉन्ट फेस ले सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जो मैंने डाउनलोड किए थे, तो वो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। और उनके अलावा मोस्टली जैसे एरियल हो गया, कैलिब्री हो गया, कैम्ब्रिया, तो इस तरह के जो हैं ये आपके पास कॉमिक सैंस ये अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो नहीं होते, जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो मोस्टली हमने डाउनलोड किए होते हैं और फिर इंस्टॉल किए होते हैं। तो वो सिर्फ मेरे कंप्यूटर में होंगे, और चूंकि मैं काम करता रहता हूँ इसलिए मुझे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स चाहिए होते हैं, तो मैं उन्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल करता रहता हूँ। तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं। तो अगर आप इन पे होवर ओवर करेंगे माउस को, तो आपका जो टेक्स्ट है वो उसमें उस फ़ॉन्ट में वो कैसा दिखेगा उस तरह से दिख रहा होगा। अगर आप साइड पे ले आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल पहले की तरह था। जब आप ये टेक्स्ट लिखेंगे तो मायरिड प्रो में डिफ़ॉल्ट है और ये सबसे ऊपर भी है, तो वो मायरिड प्रो में ही आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका फ़ॉन्ट फेस चेंज करें तो आप इसको साइड में रख सकते हैं इस तरह से, ताकि ये आपको नज़र आ रहा हो, और अगर आप इन पर माउस ओवर ओवर करते जाएंगे तो ये चेंज होते जाएंगे। आप स्क्रॉल व्हील को यूज़ करके इसको नीचे की तरफ का इनको टेक्स्ट जितने भी टाइप फेसेस हैं इनको ऊपर ला सकते हैं। इस तरफ भी इनके सैंपल नज़र आ रहे होते हैं, इस तरफ। और आप अगर अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ पर आपका जो भी टेक्स्ट है उसे लिख लें और इस तरह से उसे देखते जाएंगे वो किस तरह से शो हो रहा है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप टेक्स्ट के यहाँ पर देखेंगे तो ये सिर्फ रेगुलर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल इसके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप कोई और फ़ॉन्ट फेस ले आते हैं, जैसे एक्यूमेन वेरिएबल कॉन्सेप्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बोले हैं। अगर देखें, जब मैंने एक्यूमेन वेरिएबल कॉन्सेप्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर सब कुछ गायब हो गया। तो आप यहाँ से करैक्टर पैनल को खोल सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपके पास फिर से अवेलेबल होगा। अगर आप यहाँ से नहीं खोल रहे कि आपको ये करैक्टर पैनल भी नहीं मिल रहा, तो आप विंडोज़ में जाएंगे और नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास टाइप का पैनल अवेलेबल होगा। टाइप में जाएं और यहाँ से आप करैक्टर को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से भी नहीं है, और अगर आपके पास 2017 से अबव वाला 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, उनमें से कोई भी इलस्ट्रेटर है तो यहाँ पर उसमें प्रॉपर्टीज़ का एक पैनल होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ये करैक्टर पैनल अवेलेबल है। अच्छा, एक्यूमेन वेरिएबल कॉन्सेप्ट तो ये हमने ले लिया। अगर आप इसमें नीचे देखेंगे तो अब आपके फ़ॉन्ट स्टाइल खोलेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब अगर आप इन पर माउस को होवर ओवर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा, और जिस तरह से भी आपको सेट लगता है आप इसको वहाँ पर सेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं इसको रेगुलर में सेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आकर अगर मैं वापस मायरेट प्रो को सिलेक्ट करता हूँ, जो कि नीचे आपको एम में मिलेगा, ये देखें, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। तो ये रहा मायरेट प्रो। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, और ये साइज़ का ऑप्शन है। अगर आप साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं, ये देखें। और ये आपके पास 72 तक अवेलेबल है। अगर आप उसके अलावा करना चाहते हैं तो आप जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे आप क्लिक करें और शिफ्ट को प्रेस करें और इसको स्केल अप कर लें, तो ये स्केल अप हो जाएगा आपके पास। तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हैं। अगर आप करेक्टर वाले पैनल में जाएंगे, जो कि वहाँ पर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें कर्निंग का ऑप्शन है, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप या तो इनको ऑप्टिकल कर सकते हैं, या मैट्रिसेस रोमन ओनली, या ऑटो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनको ऑप्टिकल पर रखते हैं। ये देखें आप, ये चेंज हुआ है। मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, यहाँ पर भी यही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ऑप्टिकल में जाएंगे, तो अगर आप ऑटो में जाएंगे तो ये देखेंगे थोड़ा इनके दरमियान में गैप इंक्रीज हो गया, और अगर आप इसमें ऑप्टिकल में जाएंगे तो ये गैप डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रैकिंग। ट्रैक्टर में भी यही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ट्रैकिंग का। तो ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अच्छा, ट्रैक्टर का पैनल और इसमें हमारे पास ट्रैकिंग। अगर आप ट्रैकिंग को इंक्रीज करेंगे, आप इसको बंद कर लें ताकि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पर फेस ना करनी पड़े। ट्रैक्टर पैनल को ओपन कर लेंगे फिर से, और ट्रैकिंग को आप इंक्रीज करते जाएं, तो आप देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आप इस तरह से ऊपर नीचे नहीं करना चाहते, आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये माइनस में भी वैल्यू जाती है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कोई वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं -10 लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखें एक दूसरे के नज़दीक आ गए। और आप इनको माइनस में भी ले जा सकते हैं। ये देखें माइनस में ये एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, और आप जितना इनको एक दूसरे के करीब करना चाहते हैं, आप उतना इनको एक दूसरे के करीब भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये नॉर्मल वैल्यू पर रहे, तो 0 प्रेस करें और एंटर करें, तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। अच्छा, फिर से करेक्टर पैनल को ओपन करते हैं। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर वर्टिकल स्केल। आप जिस तरह से शो कर रहा है कि अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये वर्टिकली टॉलर होते जाएंगे, यानी ये टॉल हो जाएंगे। वर्टिकल वर्टिकली इनका साइज जो है वो स्केल अप हो जाएगा, और इसी तरह ये स्केल डाउन भी हो सकते हैं कि 100 से ये नीचे भी आ सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप इन्हें जिस तरह से भी करना चाहते हैं। नॉर्मल वैल्यू रहे तो 100 को प्रेस करके एंटर करेंगे, तो ये नॉर्मल जिस तरह से आपने लिखा था उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हॉरिजॉन्टल स्केल है, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे। अब इसमें और ट्रैकिंग में डिफरेंस क्या है, अगर आप ट्रैकिंग देखेंगे तो ट्रैकिंग में इनके बीच में फासला बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था डिस्टेंस। आप करेक्टर पैनल को ओपन करेंगे, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल स्केल का। अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको स्केल अप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टली स्केल हो रहा है। अब इसमें और ट्रैकिंग में हमारे पास डिफरेंस क्या है, जब आप ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि ट्रैकिंग में इन सब के दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा, जबकि अल्फ़ाबेट्स के साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, लेकिन जब आप करेक्टर पैनल में जाएंगे और उसमें हॉरिजॉन्टल स्केल का यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साइज में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। चले हम इसे 100% पर ले आते हैं, जो कि इसकी नॉर्मल वैल्यू है। उससे हमारे पास नेक्स्ट है कि बेस लाइन शिफ्ट। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे
तो आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा जो भी इसकी बेस लाइन थी उससे, और इसी तरह ये अपनी बेस लाइन से नीचे भी मूव करता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक ब्लू वाला पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप इस पर गौर करें। आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये इस बेस लाइन से ऊपर जाने लगेगा, और अगर आप डिक्रीज करेंगे तो जैसे ही वैल्यू माइनस में आएगी तो ये उस बेस लाइन से नीचे जाने लगेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसकी एक बेस लाइन थी जहाँ पर हमने इसको स्टार्ट में क्रिएट किया था। तो ये आप इसकी बेस लाइन को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम करेक्टर पैनल में नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, और यहाँ पर है जी करेक्ट रोटेशन। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि करेक्टर यहाँ पर रोटेट होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब 45 पे करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, हमारे पास एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें इतने रोटेट हो गए। और फिर से करेक्टर पैनल में आप अगर इसको 90 पर करना चाहते हैं, एंटर करेंगे तो ये देखेंगे बिल्कुल स्प्रेड हो गए। और इसको अगर हमें देखना है तो हमारे पास एक सिंगल करेक्टर होना चाहिए ताकि हम उसको इजीली देख सकेंगे वो किस तरह से रोटेट हो रहा है। तो मैं टाइप टूल को फिर से ले आता हूँ, या तो अब आप टाइप टूल को लें और फिर क्लिक करें, या फिर आप डबल क्लिक करें, तब भी ये टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सबको हटा दें, escape प्रेस करें तो सिलेक्शन टूल आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब देखिएगा, अब मैं अगर यहाँ पर 90 करता हूँ तो ये इतना रोटेट होगा, और अगर अब मैं जाकर इसमें 180 करता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा। एच चूंकि दोनों तरफ से एक जैसा नजर आता है, इसलिए हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। कोई अगर और होगा, जैसे कि ए को ले आते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो ये किस तरह से दिखाई देगा। आई डोंट थिंक ये 180 पर हुआ है, क्योंकि ये 18 पर हुआ है। चलें 0 प्रेस करते हैं, आगे 180 एंटर, तो देखिए ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और अगर आप इसको 90 करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, और अगर आप 270 करेंगे, 270 एंटर, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। 0 प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, इसके नीचे क्विकली मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, तो ये जब आपके पास ज़्यादा होंगे करेक्टर्स तब आपके पास ये काम करेगा। तो इसके लिए हम ज़्यादा करेक्टर ले आते हैं। एक बार ए और टी को मैं ले आया हूँ। अब देखिएगा, अगर आप इसको करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल एक जितने हैं। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनमें से एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर जाता हूँ करेक्टर पर और इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको ये सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा टेक्स्ट होगा तब आप इसका कंपैरिजन सही से कर सकते हैं। इससे अगले ऑप्शंस में चलते हैं, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ऊपर की तरफ छोटे हो जाएंगे, और इसके लिए भी हम एक को ही सिलेक्ट करते हैं ताकि वो सही से नज़र आए। अब करेक्टर पे आते हैं, इस पे क्लिक करें तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, और फिर आप इनको उसी तरह से ये देखें दूर हो जाते हैं, और ये एक दूसरे के इस तरह से नज़दीक आ जाते हैं। और तो हम इन ऑप्शंस को हटा देते हैं फिलहाल। तो हम आगे चलते हैं करेक्टर, और आगे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लाइन उनके दरमियान में आ जाएगी। तो ये हमारे पास टाइप टूल था। तो आगे भी टाइप टूल में ऑप्शन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे कि आगे टाइप टूल के जो ऑप्शन है हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से टाइप टूल के डिफरेंट ऑप्शंस हमें हेल्प करते हैं टाइप्स को स्टाइलाइज करने के लिए। तो आज की क्लास के लिए यही था। तो इंशाल्लाह कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हमारे जो भी टूल्स हैं, और इंशाल्लाह हम इसको 6 दिन में कवर अप कर लेंगे। और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक जो 7th क्लास है उसमें हम डिस्कशंस वगैरह कर लेंगे अगर हमें कुछ डिस्कस करना हुआ तो। आज के लिए यही था। अल्लाह हाफिज़।